वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th और क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल। हमारी वन टॉपिक वन वीडियो सीरीज़ चल रही है, उसी में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं आज पॉलिनोमियल। ये भी क्लास 9th और 10th का कंबाइंड चैप्टर है। चलते हैं आगे। पॉलिनोमियल क्लास 9th से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या कवर करेंगे हम इसमें? पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं, उसकी टर्म्स, पद, कोफिशिएंट, डिग्री, जिसको हिंदी में घात बोलते हैं, कैसे कैसे टाइप होते हैं उसके, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, एल्जेब्रिक कुछ आइडेंटिटीज हैं और आपके फैक्टराइजेशन। फिर हम क्लास 10th पे जाएंगे, कुछ ग्राफिकल मीनिंग और ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे जीरोज का, जीरोज की और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप, डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल की, ये सब डिस्कस करेंगे हम इसमें। ठीक है, चलते हैं आगे। पॉलिनोमियल, सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स, किसी एक वेरिएबल में, जिसको चर पद बोलते हैं। वेरिएबल यानी होता है आपका चर हिंदी में। ठीक है, क्या होता है पॉलिनोमियल यानी बहुपद? क्या होता है? इन वन वेरिएबल एक्स इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इस टाइप की एक्सप्रेशन होती है। ए एन एक्स, एक्स की पावर एन प्लस, मतलब कोई कोफिशिएंट, फिर आपकी जो आपने वेरिएबल लिया उसकी कुछ पावर, और वो पावर आपकी डिक्रीज होती रहेगी। तो उसमें जो हाईएस्ट पावर जो होगी आपकी, वही उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ एक्स की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 1। ओके, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, जिसके अंदर एक्स इसमें क्या है, चर है, बहुपद है, इसमें आपका वेरिएबल है। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी जो पावर है वो 3 है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, 3। ठीक है, ये आपका बहुपद है। एक पद में, एक आपके चर में, आपके वेरिएबल बोलते हैं जो, इसकी 3 डिग्री है। ठीक है, डिग्री को बोलते हैं घात, तो सबसे बड़ी पावर होती है। ठीक है, ये टर्म एंड कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो प्लस माइनस में ये होती हैं, जुड़ी होती हैं आपस में। ठीक है, उसको टर्म बोलते हैं, उसको ये हिंदी बोलते हैं पद। ठीक है, सेपरेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 5x² माइनस 3x7, ये आपकी इसमें कौन कौन सी टर्म है? ये 5x² एक टर्म है, 3x एक टर्म है और 7 एक टर्म है, ये आपस में जुड़ रही हैं, घट रही हैं। ठीक है, और कोफिशिएंट क्या होता है? जो आपका वेरिएबल लिया जो आपने, उसकी कोई पावर है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे x² है माइनस 3x प्लस 7, इसके जो भी आगे न्यूमेरिक की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे x² के आगे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कोफिशिएंट है x² का, -3 कोफिशिएंट x का, और ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है, जिसको हिंदी में अचर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल? एक्सप्रेशन विद नेगेटिव, और ये ध्यान रखना जो पावर ले रहे हैं वो तो कभी ना तो नेगेटिव होनी चाहिए, ना फ्रैक्शन मतलब बटे में नहीं होनी चाहिए। जैसे कहीं एक्स की पावर 1/2 ले लेंगे, ये नहीं चलेगा, या फिर एक्स की पावर -1 -2 ले ली, ये पॉलिनोमियल बहुपद नहीं बनाएगा। कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? जिसकी पावर जो लेंगे हाईएस्ट वो जीरो होगी। जैसे एक्स की पावर 0 ले लेते हो, क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट या जीरो पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री जो होगी, घात होगी सबसे बड़ी, वो क्या होगी, 0। ठीक है, एक polynomial with only constant term is constant polynomial, if all coefficient are 0 it is called जीरो polynomial, क्योंकि इसमें और कोई कोफिशिएंट या फिर टर्म होगी नहीं। ठीक है, एक टर्म मिलेगी, कांस्टेंट टर्म होगी वो, तो जीरो पावर करने की वजह से वो आपको कांस्टेंट टर्म मिली है। चलते हैं आगे। डिग्री एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने आपको बता चुका हूँ कि हाईएस्ट पावर ऑफ दिस वेरिएबल, कोई वेरिएबल जो आपको दे रखा है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी, एक सिंगल वेरिएबल मिलेगा, और उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी उसी को बोलेंगे आप डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना नॉन जीरो कोफिशिएंट की, ये नहीं कि मैं यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई यहाँ पे 0 की पावर 7 कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे जो एक्स लेते हो आप, एक्स की पावर 7, ये नॉन जीरो होना चाहिए, इसलिए बोल रहा है वो नॉन जीरो कोफिशिएंट। ठीक है, नॉन जीरो कोफिशिएंट मीन्स इसकी कह रहा है ये एक्स की पावर 7 आपने ले लिया, इसका अगर जीरो नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, वो पहले गलती से बता दिया था मैंने, ये प्लस एक्स की पावर 5, तो जो नॉन, जिसके आगे नॉन जीरो कोफिशिएंट, अब जैसे कहने को तो ऐसे मान के चलेगा कोई, लेकिन इसका अगर जीरो तो ये खत्म हो जाएगी, फिर हम
इसके लिए देखेंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वो x की पावर 5 होगी इसकी डिग्री। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। और जीरो पोलिनोमियल में तो कांस्टेंट टर्म होती है, बताया था ना, सिर्फ एक ही टर्म होती है कांस्टेंट। ठीक है, उसकी डिग्री नहीं बता सकते हम। डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर, और हिंदी में बोलते हैं जिसको रैखिक। ठीक है, डिग्री 2 उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, द्विघात, हिंदी में द्विघात। और 3 डिग्री को बोलते हैं क्यूबिक, और क्यूबिक को आप बोलते हो त्रिघात, त्रिघात। ठीक है, डिग्री बात हो रही है। अब टर्म्स की बात हो रही है, जैसे पद हो रहे थे उसमें हमने देखा होगा 3x² + 2x + 1। इसमें कितने पद हैं? एक, मतलब कितनी टर्म्स इसमें? 2 3 3 है ना। तो अगर इसमें एक ही पद होता, मान लो ये ऐसे छुपा दें इसको, मान लो इसमें ये होता है, तो इसमें एक, जिसमें एक ही पद होता है टर्म होती है उसको मोनोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें 2 पद होते हैं या 2 टर्म होते हैं उसको बाइनोमियल बोलते हैं, और 3 में ट्राइनोमियल। ठीक है, चलते हैं आगे। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को जीरो कब कहेंगे कि पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? ऐसी एक वैल्यू जो उस बहुपद के मान को जीरो कर दे, वैल्यू को जीरो कर दे। जैसे आपको कोई बहुपद है, पॉलिनोमियल आपका 3x² + 2x + 1, मतलब x की ऐसी वैल्यू जो इसमें रखने के बाद हम जनरली px से डिनोट कर देते हैं पॉलिनोमियल को, ऐसे लिखते थे x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने के बाद ये पॉलिनोमियल की वैल्यू ये वैल्यू जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं आप उसका जीरो। ठीक है, ये लिख रखा है, हिंदी में इसको शून्यक बोलते हैं, इसमें लिख भी रखा है। रियल नंबर के जीरो, अब कोई के होगा वो जीरो कब कहेगा कि के रखने पे उसमें वो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा पॉलिनोमियल होगा उसको जीरो के बराबर रख देंगे, वहाँ से यहाँ एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, जो एक्स की वैल्यू आएगी वही उसका जीरो या शून्यक होगा। इसको जीरो को रूट्स भी बोलते हैं कई बार। अब इसको निकालने के कई तरीके होते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे मोस्ट जो तरीका होता है, इजी तरीका, या फिर कहेंगे कि कॉमन तरीका होता है, फैक्टराइजेशन का तरीका होता है, वो देखेंगे आगे। अब ये देखिए, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो मैंने बताया कि इसका जीरो निकालने के लिए इसको जीरो के बराबर रख दोगे। ठीक है, आया तो क्लास 8 में आपने पढ़ा था कैसे निकलेगा, ट्रांसपोजिंग करेंगे, 6 को उधर ले जाएंगे, ट्रांसपोजिंग 6 बोथ साइड, ऐसे बोल दीजिए, या फिर 6 को ऐड कर दीजिए दोनों तरफ। यहाँ पे माइनस का था 6, इधर प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 3, ये इसका जीरो शून्य होगा। ठीक है, चलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? आपने देखा होगा कि किसी नंबर में आप मान लीजिए 15 इसमें 4 का भाग दे रहे हैं, 3 बार जाएगा, क्या बचा? 3 बचा, 3 बचा ना। तो ऐसे ही कोई नंबर है, किसी पॉलिनोमियल को अगर किसी पर्टिकुलर फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो उसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा क्या बच रहा है? इसमें तो हम आप सिंपल डिवाइड कर लेते हैं, उसमें रिमाइंडर मिल जाता है आपको। पॉलिनोमियल में कैसा मिलेगा वो चीज़ देखेंगे आप। ठीक है, देखिए px को पॉलिनोमियल अगर डिवाइड करते हैं x - a, ये कोई फैक्टर है, इससे डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट उस वैल्यू को पुट कर देंगे। मान लीजिए आप x - a से डिवाइड कर रहे हैं, x - 2 से कहता है कोई पॉलिनोमियल को डिवाइड करो, बताओ क्या पॉलिनोमियल आएगा? आपका रिमाइंडर आएगा। तो पूरा डिवाइड करने से अच्छा क्या करेंगे हम, तो ये फैक्टर है, अगर x - 2 फैक्टर है तो x - 2 जीरो देगा उसको, तो x = 2। सिंपली x = 2 आप पॉलिनोमियल में पुट करोगे, वहाँ से आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2x, फॉर एग्जांपल आपका 2x + 3 है। हम कहें कि x - 2 से इसको डिवाइड करो और बताओ क्या रिमाइंडर आएगा। आप सिंपली x = 2 इसमें पुट कीजिए, क्या आएगा? 2 × 4 + 3 7, 7 इज़ द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल आफ्टर डिवाइडिंग बाई x - 2। ठीक है, अगर x मान लीजिए x +2 से अगर डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू -2 पुट करेंगे उसमें। ठीक है, चलते हैं आगे। ये देखिए बता रखा है, रिमाइंडर बताना है। देखिए हर टॉपिक के बाद उसका एक एग्जांपल दे रखा है जिससे आपको समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं है। एग्जांपल ध्यान से देखो,
फिर अपने हिसाब से करने लगो आप। पीछे प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी है मेरे इसमें, तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से भी क्लास लाऊंगा। ये मेरी जो क्लास है थ्योरी पे बेस है, लेकिन क्वेश्चन भी मैंने इसमें कराए हैं और प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी दूंगा मैं आपको। तो चलिए आगे, ये देखिए रिमाइंडर पूछा है इस पॉलिनोमियल का जब x-2 से आप डिवाइड करोगे तो क्या करोगे। सिंपली x=2 है तो वही x-2 बराबर 0 आपका रूट होगा। तो x=2 इसमें पुट करोगे सीधा, ये पुट किया, पुट करने 11 सॉल्व करने पाया तो क्या रिमाइंडर आया इसका, क्या शेषफल आया। रिमाइंडर को शेषफल बोलते हैं 11। तो x-2 डिवाइड करना है, मतलब x=2 इसमें पुट करना है, मतलब x की जगह 2 रखना है। 2 रखने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इसका रिमाइंडर शेषफल होगा। ठीक है। फैक्टर थ्योरम, ये जस्ट उसका कह सकते हैं कि मिला जुला पार्ट है। हमने देखा था कि अगर x-a कोई फैक्टर है जो पॉलिनोमियल px को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो x बराबर a रखने पे हमें रिमाइंडर मिल रहा था ना। तो उसी से मिला जुला अगर x-a कोई फैक्टर है पॉलिनोमियल px का, फैक्टर का मतलब होता है कि वो x-a से डिवाइड हो जाए। वो जब भी पॉसिबल है जब p ऑफ a बराबर 0 हो जाए। जो कंप्लीट फैक्टर जब ही होगा जब वो वैल्यू रखने पे x-a फैक्टर जब ही होगा जब x बराबर a क्या होगा उसका 0 होगा, मतलब p ऑफ a रखें तो 0 मिल जाए आपको। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम की कंसिक्वेंस है ये। A factor leaves 0 so that it just the remainder theorem applied to the special case with the remainder 0। उसमें रिमाइंडर 0 ना हो कोई पता नहीं है, लेकिन इसमें रिमाइंडर 0 होगा, मतलब उसी का स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है, उसमें रिमाइंडर 0 हो नहीं हो कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन जिस केस में रिमाइंडर 0 हो जाए वही फैक्टर थ्योरम हो जाएगी आपकी। ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो आपका सबसे बड़ा काम है फैक्टराइजिंग करना। ठीक है, जिससे कैंसिलिंग करने में वैल्यू रखने में। तो देखो कह रहा है कि चेक वेदर x-1 इज़ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। भाई इसका फैक्टर है कि नहीं है। अगर फैक्टर होगा तो x बराबर 1 रखने पे इसका जो वैल्यू वो 0 मिलेगी। रखो आप। देखो ये तो दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले आराम से समझ सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि x-1 का पूछ रहा है कि इस बहुपद का x-1 फैक्टर को आई थिंक गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, देख लेना आप। तो इसमें पुट करने पे वैल्यू x बराबर 1 मान रखने पे इस px का क्या मान आएगा, वो 1 रखा आपने तो इसकी वैल्यू 0 आई तो p ऑफ a 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि x-1 इसका फैक्टर है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो आपके बहुत काम आती हैं, वो देखिए। ये देखो हर टाइम काम आएगी। तो आपका पहली आइडेंटिटी x+y, दो नंबरों का जोड़ कर रहे हो, दो वेरिएबलों को जोड़ रहे हो और उसकी होल की स्क्वायर कर रहे हो। तो इसका क्या होता है, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस करके दोनों का मल्टीप्लाई प्लस दूसरे का भी स्क्वायर, x² प्लस 2xy प्लस y²। ये आइडेंटिटी मतलब x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस करके इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस आ जाता है, सिर्फ यहाँ माइनस मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये लिख रखा है x² प्लस 2xy प्लस y², माइनस में यहाँ माइनस आ जाता है। ठीक है, और एक आइडेंटिटी ये है कि अगर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, दो आपके वेरिएबल हैं उनका स्क्वायर घट रहा है आपस में, तो इसका ये फॉर्मूला है। एक बार उनको सब्सट्रैक्ट करिए, एक बार ऐड करिए और उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब ये आता कहाँ से, प्रूफ भी आप चेक कर सकते हो कि x प्लस वाई और का स्क्वायर है, उसको कैसे लिख सकते हो, स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर का उसी से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए इस x का इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर x करेंगे तो x² हो जाएगा, x को y से करेंगे तो xy हो जाएगा, y को x के करेंगे तो yx और y को y से करेंगे तो y²। अब देखो x² y² प्लस ये xy दो बार आ गए, x मल्टीप्लाई में तो yx और xy मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 2 सेम रिजल्ट देंगे यहाँ पे। ठीक है, रियल नंबर के केस में तो x² प्लस 2xy प्लस y² आ जाएगा। सिमिलरली आप इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं।
ये बता ही दिया आपको। ऐसी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इनको करोगे ऐसी सेम पैटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें सेम ही नंबर होता था यहाँ, तो इसमें ट्वाइस इंटू एक्स इंटू वाई हो गया, लेकिन ये ए और बी अलग अलग है, तो यहाँ पे ए प्लस बी एक्स आ गया, ठीक है। वो स्क्वायर की आइडेंटिटी थी, मतलब वर्ग की आइडेंटिटी थी, स्क्वायर यहाँ पे वर्ग बोलते हैं इसको, ठीक है, ये वर्ग। क्यूब्स, क्यूब्स क्यूब्स की देखते हैं कुछ आइडेंटिटी। अगर x प्लस वाई की होल की क्यूब करते हैं तो x की क्यूब वाई की क्यूब प्लस 3 ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई मीन्स एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई। यहाँ तक तो ये देखो उसका मिलता जुलता एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई ये होता था, लेकिन इसमें क्या है कि पावर 3 है तो एक पावर यहाँ पे, ये एग्जैक्ट आइडेंटिटी है। अब कोई इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, अभी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस, इसको नीचे ऐसे लिख सकते हैं प्लस, पहले तो एक्स वाई इस एक्स से होगा तो 3 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस, फिर ये वाई से होगा तो एक्स की पावर तो वही रहेगी, वाई की पावर बढ़ जाएगी। कोई खोल के लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकता है, ठीक है। माइनस वाली में जहाँ जहाँ वाई की पावर ओड है आपकी, ठीक है, वहाँ पावर चेंज हो जाएगी, तो वाई की पावर ओड यहाँ है, यहाँ माइनस लग जाएगा, अगर माइनस लेंगे तो एक्स माइनस वाई की क्यूब, और कहाँ पे वाई की पावर ओड ये रही, ये ठीक है, और कंबाइन लिखेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस 3xy, ठीक है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। अगर अब दोनों की क्यूब करके जोड़ रहे हैं, उसमें ध्यान रखना उसमें होल की क्यूब थी, एक्स प्लस वाई दो नंबरों की क्यूब कर रहे थे, इसमें पार्टिकुलर की क्यूबों को जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो दो नंबरों की अलग अलग क्यूब है, तो उसमें अगर प्लस है तो पहले प्लस कॉमन आ जाएगा, अगर माइनस है तो, अगर एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब है तो एक्स माइनस वाई पहले कॉमन आ जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस है तो अंदर माइनस आएगा वो मल्टीप्लाई वाले में। ध्यान रखना ये चीज़, ध्यान रखना कि यहाँ पे 2 नहीं आएगा, और यहाँ पे अगर बाहर माइनस है तो यहाँ तो प्लस रह जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ साफ साफ समझाने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। और एक और आइडेंटिटी होती है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xy/z दे रखा है, तो आप ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड डू दिस। अब कई बार आपके क्वेश्चन में क्या मिलता है, कह देता है कि एक्स वाई जेड ऐसे नंबर है जिनका जोड़ करने पे आपको 0 मिलता है, तो बताओ कि एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 उनकी क्यूब करने पे क्या मिलेगा आपको जोड़ने पे। तो इस फॉर्मूले में देखो अगर उनका जोड़ मतलब ऐड करने पे 0 मिल रहा है तो यहाँ पे 0 रखने पे तो राइट साइड तो कम्प्लीटली 0 हो गई, और एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब जेड की क्यूब माइनस 3xy ये 0 के बराबर आ जाएगा, तो 0 के बराबर आ जाएगा तो ये तीनों का सम क्यूब का इक्वल टू में 3xyz हो जाएगा, ठीक है। ये स्पेशल केस है, ध्यान रखना। चलते हैं आगे, फैक्टराइजेशन देखो 4x स्क्वेयर माइनस 9y स्क्वेयर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर वाई का स्क्वेयर, दोनों का स्क्वेयर है, ये 2x का स्क्वेयर हो जाएगा, ये 3y का स्क्वेयर हो जाएगा। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो गया 2x माइनस 3y इंटू में 2x प्लस 3y जो यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। देखिए अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि सभी इस कंटेंट का मज़ा उठा सकें, लुत्फ़ उठा सकें, ठीक है। ये देखिए एक फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12, आपको याद होगा एक मैंने वो बताया था कि x प्लस a और x प्लस b, याद है क्या आ रहा था, एक्स स्क्वेयर प्लस आपका यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है कि a और b दोनों में आएंगे तो a प्लस बी एक्स और फिर a और b का मल्टीप्लाई, इसी तरीके से है ना, एक्स स्क्वेयर आपका जो एक्स स्क्वेयर ये रहा
और इंटू में एक्स और प्लस में कांस्टेंट टर्म। मीन्स इस 7 को 2 पार्ट में तोड़ना है सच दैट उनका मल्टीप्लाई यहाँ पे आए। इस 7 को ऐसे तोड़ना है कि उनका मल्टीप्लाई करने में आपको ये मिले। बताइए कैसे तोड़ सकते हैं 7 को? 3 और 4 इनका अब इसको जोड़ने पे तो 7 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने पर 12 मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज़ इसने लिख रखी है। हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट करने पे 12 मिले और उनको जोड़ें तो 7 मिले। समझा दिया ना कैसे? तो 12 आपको मैंने बता ही दिया, 3 और 4 से 12 आता है, इनको जोड़ने पे 7 आता है। इसको ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वेयर, इस 7x को हमने 3 और 4 में लिख दिया। भाई एक्स स्क्वेयर प्लस 7x को कैसे लिख सकते हो आप? 3x प्लस 4x और प्लस में 12। अब देखो इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लिया तो यहाँ x बच गया, x की पावर। पहले यहाँ x ले लिया तो 3 कॉमन, प्लस यहाँ पे ये 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर x और 4 से 12 3 बार कटेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ये x प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 3 जो कॉमन ले लोगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 4 बचेगा जो इसने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से होगा। ठीक है, तो क्लास 9th में जो आपने पढ़ा पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा कि क्या पॉलिनोमियल होता है, क्या उसकी टर्म्स होती हैं, क्या उसकी डिग्री होती है। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि उसकी जो पॉलिनोमियल के अंदर जो पावर होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, उसके अंदर फिर आपने जीरोज़ पढ़ा जिसको शून्यक बोलते हैं। ठीक है, कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी और उन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ से फैक्टराइजेशन करना सीखे, गुणनखंड करना सीखे। ठीक है, कुछ आपने बीच में रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ी, फैक्टर थ्योरम भी पढ़ी। ठीक है, चलते हैं आगे क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर पे। ठीक है, अपने आप में चैप्टर इम्पोर्टेंट है लेकिन जब तक 9th का चैप्टर आपको रिवाइज नहीं होगा तो 10th का चैप्टर कैसे आएगा। ठीक है, ये कहता है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, जो आपने जीरोज निकाले थे, जो पी एक्स बराबर 0 रखने पे जो एक्स की वैल्यू आ रही थी वो जीरोज आ रहे थे, या फिर कहें कि ऐसी एक्स की वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर रहा है वो आपके जीरोज थे। जीरो ऑफ द पी एक्स आर एग्जैक्टली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ पी क्रॉसेस और टच द एक्स एक्सिस। आपने ग्राफ देखा है, ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस होती है जिसको हिंदी में एक्स अक्ष बोलते हैं, ये वाई। तो कोई भी ग्राफ आप देखना है जैसे ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ठीक है, कैसे बन सकता है, तो जितनी बार इस एक्स, ये जो ग्राफ है एक्स को काटेगा या क्रॉस करेगा उतने ही उसके जीरोज होंगे। तो जीरोज होते क्या हैं? जीरोज वो पॉइंट होते हैं जो यहाँ पर वो लाइन होती है, यहाँ पर बोलो जीरो तो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट जो ग्राफ को, ये जो ग्राफ में एक्स को जो वाली लाइन है आपके एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं जो इसको काटे, एक्स कोऑर्डिनेट को, एक्स अक्ष को। या फिर सीधी सी बात बोल रहे हैं तो मैं कहूँ कि ये जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो जीरोज क्या होंगे? वो पॉइंट जो आपके ग्राफ को काट रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टच कर रहा है, 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 5 जगह टच कर रहा है। तो कितने जीरोज हैं इसकी? 4 5 जीरोज हैं, 5 जीरो 5 शून्य के इसकी। पेपर में ज़रूर आता है ये सवाल। ठीक है, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन, जो रैखिक समीकरण होता है, रेखा होती है जो आपकी, ठीक है, कैसी होती है रेखा? ऐसी बनेगी सीधी ग्राफ में। तो जो आपका जिसकी एक घात होती है, ठीक है, रैखिक बोलते हैं जिसको, तो उसका ग्राफ, जैसे ग्राफ बनाएंगे उसका तो सीधी लाइन ही आएगी। सीधी लाइन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, मतलब आएगी सीधी लाइन ही। ठीक है, हो सकता है ऐसी हो सकता है ऐसी हो सकता है ऐसी हो, थोड़ी टेढ़ी होगी। ठीक है ना, कैसी भी लाइन बन सकती है, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे 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 रहेगी स्ट्रेट लाइन ही। ठीक है, ये बोल रखा है, जिसकी मतलब घात 1 थी उसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ग्राफ ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी मतलब द्विघात समीकरण का बनाएंगे तो पैराबोला होता है, मतलब इस टाइप से बनता है, इस टाइप से या हिसाब से, इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है ना, किस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, इट कैन क्रॉस द एक्सिस 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंटों पर काटेगा या क्रॉस करेगा उसको, तो इसके 2 मिलेंगे आपको जीरोज। ठीक है, तो आपके रैखिक के तो 1 जीरो मिलेगा और ये 2 पॉइंट पर काटेगा तो इसके 2 जीरोज मिलेंगे। ठीक है, अब ये अलग बात है कि वो सेम ही होंगे तो बात अलग है ना, सही ना बात, सेम जगह पर काट देगा। और क्यूबिक के 3 पॉइंट तक मिल सकते हैं आपको, काट सकता है वो। ठीक है, रिपीटेड जगह पे तो फिर वो अलग अलग जगह पे कैसे काटेगा।
अब जीरो जो आप पढ़ रहे थे, अब तक आपने वो निकाले थे, जीरोज निकाले थे ना फैक्टराइजेशन मेथड से, वो जीरोज मान लो आपने जो एक्स, अब ध्यान रखना जनरल जो वो होता है रिप्रेजेंटेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये होता है ax² + bx + c, ये होता है। और इसके जीरो जो आपने निकाले थे, मैंने बताया था ना इसको तोड़ना है किस तरीके से, इसका इन दो का इसके तोड़ने पे जो दो वैल्यू आई उनका प्रोडक्ट करने पे आपको c मिले, करा था ना x² + 7x + 12 करा था, जो 4 और 3 में तोड़ा था ऐसे ही। लेकिन उसमें एक खास बात होती है, एक रिलेशन बनाता है क्या, कि उन दोनों का अगर जो आपके जीरो जाए तो उनको जोड़ते हैं तो वो -b/a के इक्वल होता है। ये b है, ये a है, ये c है। x² का कोऑर्डिनेट या गुणांक बोलता है a को, x के गुणांक को बोलते हैं b, और ये जो आपका अचर पद है जो कांस्टेंट टर्म है इसको बोलते हैं c। ठीक है, तो उन दोनों को जो आपके जीरो जाते हैं अगर उनको जोड़ते हैं तो वो -b/a के इक्वल आते हैं। ये b आपका वही x का गुणांक, a आपका x² का गुणांक, और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है c/a के बराबर, आपका अचर पद कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपके निकालने में काम आएंगे। देखा, आप आगे देखना आप कैसे। अब देखो दो जीरो दे रखे हैं आपके, ठीक है, दो जीरो दे रखे हैं तो आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा तो जीरो हैं, पहले तो आप इसके जीरोज निकालो और वेरीफाई करो। तो हमने पहले मान लिया अल्फ़ा बीटा अगर जीरो होंगे तो क्या आएंगे, -b/a माइनस ये b क्या है इसमें -5, और a क्या है इसमें 3 मीन्स 5/3 ये लिख रखा। ऐसे c/a उनका मल्टीप्लाई -2/3 ये रहा। ठीक है, अब इनको वेरीफाई करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे भाई, उनको तोड़ना किसको, -5 को। ठीक है, 3x² जो मैंने आपको बताया था जब, तो कह रहा ऐसे था। इसमें देखो कंप्लीट मेथड क्या होगा, ये होता है इस b को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे a और c मिले। b को ऐसा तोड़ो कि b के मान लो टुकड़े मिले आपके b1 और b2, उनको जो मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिले, ये a और c। b को ऐसा तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे a और c मिल जाए। ठीक है, कई बार क्या करते हैं कुछ लोग इस a को इग्नोर कर देते हैं, उसकी वजह से कहते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे c मिले हमें। ठीक है, उसमें था नहीं तो नहीं था, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा था x² + 7x + 12, ये तो आपने 4 और 3 कर दिया था क्योंकि मल्टीप्लाई में बोल रहा था 12 चाहिए। ठीक है, वो आइडेंटिटी बनाने के लिए। लेकिन इसमें आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 3 दूनी 6 -6, मल्टीप्लाई करने पे -6 मिले और जोड़ने पे आपको -5 मिले, तो -3 और -2। ठीक है, एक केस ये हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे इसमें 6 मिल रहा है, जोड़ने पे -5, मल्टीप्लाई करने पे 6 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे -6 चाहिए, नहीं बनेगी बात। तो हम लेते हैं -6 और 1, -6 और 1 लेते हैं, इनको जोड़ने पे -5 आएगा, सही है, और मल्टीप्लाई करने पे -6 आएगा, तो यही टुकड़े आएंगे। मैं तुम्हें बताया था कि अगर -6 जीरो है तो x + 6 फैक्टर होगा, और 1 जीरो तो x - 1 फैक्टर होगा। ये लिख रखा है यहाँ पे खूब अच्छे से, अभी समझना है। ठीक है, 3x² - 5x + 2, ये टुकड़े करे इसने, -6x + 1 - 2, इसमें 3x कॉमन लिया तो x 3x × x - 2, और यहाँ पे 1 कॉमन है, x - 2, 3x + 1 और x - 2 आपका। ठीक है, तो जीरोज क्या आ गया, x = 2 और x = -1/3। अब इनको जोड़ के देखो, 2 - 1/3 इनको जोड़ा तो 5/3 जो -b/a के इक्वल आ रहा है, और इनका प्रोडक्ट करा -2/3 जो इनके c/a के इक्वल आ रहा है। ये वेरिफिकेशन हो गई। ठीक है, चलते हैं आगे, कोशिश करेंगे क्लास ज़्यादा लंबी ना जाए। वैसे तब सिलेबस से हटा दिया है, फिर भी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिस मतलब 3 घात होती है, जिसकी 3 डिग्री होती है, उसके लिए भी ये फॉर्मूला है। उनका जोड़ करते हैं क्योंकि 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो 3 शून्यक होंगे, उन तीनों का आपस में जोड़ करेंगे तो वो -b/a के इक्वल आएगा, जैसे उसमें आ रहा था। लेकिन आपस में 2 का गुणा करके मान लो 3 निकले, उसका अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा का बीटा से गुणा, बीटा का गामा से गुणा और गामा का अल्फ़ा से गुणा, इन तीनों को गुणा करने पर आपस में जोड़ने पे c/a के इक्वल, और इन तीनों को एक दूसरे से गुणा करने पर अल्फ़ा बीटा गामा करने पे -d/a, मतलब माइनस प्लस माइनस। उसमें भी ऐसे ही आ रहा था -b/a फिर c/a, लेकिन उसमें d तो था नहीं, इसमें d आया तो -d/a। ये चीज़ ध्यान रखनी है, रिलेशनशिप ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ये इसमें दे ही रखा है आपको, ये पॉलिनोमियल दे रखी है।
इन क्वेश्चन ही पूछ रहा, वही पूछ रहा आपका रिलेशन। अल्फा बीटा गामा क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ओनली 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सी बाई ए 11/1 11, और ये माइनस सी बाई ए तो माइनस माइनस प्लस 6/1 जाएगा, ठीक है। वही माइनस बी बाई ए, सी बाई ए और डी बाई ए। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में हमने बता ही दिया था, वो आपको क्लास 9-10 के फर्स्ट चैप्टर में आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था आपने, एल्गोरिथम पढ़ी थी ना, कि किसी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ए को डिवाइड कर रहे हैं बी से, क्यू बार भाग जाएगा और आर रिमाइंडर बचेगा। कैसे लिख रहे थे इसको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो कोई पॉलिनोमियल पी एक्स होगी, उसको जी एक्स से आप डिवाइड करोगे, क्या वो एक्स बार जाएगा और आर एक्स आपका रिमाइंडर बचेगा। ये एक्स एक्स का मतलब ये है कि वो उनमें एक्स आपका वेरिएबल है, ठीक है। अब जो आएगा मेथड वो आप देखोगे इसमें, देखते हैं। पॉलिनोमियल डिवाइड करने की कह रहा है कि पी एक्स और डिवाइड करना है जी एक्स से, ठीक है, और डिवीजन एल्गोरिथम करना है। तो डिवाइड करने का जो तरीका है वो देखो ऐसे, एक्स की 3 माइनस 3x² प्लस 5x अब माइनस 3, और अच्छे से डी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक्स की 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। x² माइनस 2 से डिवाइड करना है। अब देखो सबसे पहले इस x² से देखना है कि इस x² यहाँ पे देखना है कि सबसे बड़ी डिग्री क्या है 3, और यहाँ पे क्या है सबसे बड़ी डिग्री 2, इस 2 को ही 3 पे ले जाना है, ठीक है। अब बताओ ये x² इस x³ को डिवाइड करेगा तो किसकी कमी है, एक x से मल्टीप्लाई कर दे तो x और x² कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा, ठीक है। और ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x, ठीक है। तो x² से x यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, घटते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये तो कट जाएगा आपस में, और ये कितना बचेगा देखो -3x², ये 2x एज इट इज़, और यहाँ पे जो ऊपर की बची टर्म उनको एज इट इज़ उतार लेंगे, 5x माइनस 3, देख रहे हैं। अब देखो ये 5 और 2 मिलके 7x हो जाएगा, इसको एक बार हटा देंगे तो -3x² प्लस 7x माइनस 3। अब ये x² है यहाँ पे x² है, किसकी ज़रूरत है, अगर -3 से मल्टीप्लाई कर दे तो -3x² हो जाएगा, और ये इधर होगा मल्टीप्लाई 6, क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, या प्लस या माइनस ये कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे लिख देता हूँ 7x माइनस 6 और -3, क्या हो जाएगा 7x माइनस 9, 7x माइनस 9। अब देखिए डिवाइड कर रहे हैं, उसकी डिग्री 2 है, और जिसमें डिवाइड देंगे अब ये डिग्री 1 है तो भाग जाएगा नहीं, रिमाइंडर छोटा आ गया, ठीक है। तो भाग किस में गया, x माइनस 3 बार भाग गया, x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया और आपका रिमाइंडर आया, क्या रिमाइंडर आया है 7x माइनस 9, ये तो बचा एंड में, ठीक है। ये इसने बता रखा है यहाँ पे, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है आपका इस, ठीक है, ये डिवाइडेंड है। चलते हैं आगे। 1 0 ऑफ द पी एक्स इज़ 4, एक 0 एक शून्य दे रखा है, बाकी के 2 निकालने की बोल रहा है, क्योंकि क्यूबिक है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही होंगे, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये पॉलिनोमियल का दे रखा है 0 1 4, तो वो इस पॉलिनोमियल को 0 बनाएगा, तभी तो 0 होता है, ये चेक भी करके देख लिया इसमें, ठीक है। तो अगर x बराबर 4 कोई पॉलिनोमियल का पी एक्स का 0 है तो x माइनस 4 वो फैक्टर हो गया, अगर x माइनस 4 फैक्टर हो गया तो इसको डिवाइड कर देगा, तो जब डिवाइड करोगे आप तो आपका ये क्वोशिएंट होगा जितनी बार डिवाइड गया, ठीक है। तो कैसे लिख देंगे आप इसको, पी एक्स को, इस पी एक्स को लिखेंगे कि आपने x माइनस 4 से डिवाइड किया और इसमें x² माइनस 3 बार भाग गया, और इसका कुछ पर्टिकुलर रिमाइंडर कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब दिख रहा है ना आपको, तो x माइनस 4 एक फैक्टर है, तो ये भी इसके फैक्टर हैं, x² माइनस क्यों कैसे लिख देंगे, √3 का स्क्वायर,
तो क्या हो जाएगा ये x माइनस रूट 3 और x प्लस रूट 3, ये भी तो इसके, और x माइनस रूट 3 अगर फैक्टर है तो x बराबर रूट 3 इसका 0 है, ऐसे x और माइनस रूट 3 0 है, तो एक 0 इसका 4 था, एक 0 रूट 3 और एक 0 माइनस रूट 3। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रैक्टिस 1 मूव फाइंड ऑल जीरोज यूजिंग डिवीजन प्रॉब्लम, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में पोस्ट करना है मुझे। ठीक है, मेरी ईमेल आईडी दी गई है, आपको एंड में मिलेगी, उस पर आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ एग्जाम टिप दे रखी हैं, ये देखिएगा। x की पावर 5 प्लस 1, ये बाइनोमियल है, 2 टर्म दे रखी हैं। ठीक है, लेकिन इसकी डिग्री 5 है, कुछ इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखना, इसकी सबसे बड़ी पावर 5 है तो डिग्री इसकी 5 हुई, लेकिन टर्म इसमें 2 हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है ना, तो डिग्री और टर्म दोनों अलग अलग चीज़ हैं, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज़ में माइनस बी वाई आता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में सी वाई होता है। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना, डिग्री मैंने बताया था कि रिमाइंडर की डिग्री हमेशा छोटी रहेगी डिवाइजर से। ठीक है ना, और ये चीज़ ध्यान रखना कि कई लोग x प्लस 2 फैक्टर होता है तो x माइनस 2 जीरो होगा, कई बार क्या करते हैं x प्लस 2 को देख के x बराबर 2 ही जीरो मान लेते हैं, ये बहुत गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले में अगर x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे नंबर हों जो जीरो हों, हो सकता है ऐसे दे दे x2 है, y माइनस 1 है और z माइनस 1 है, तो पूछ ले कि x की क्यू प्लस y की क्यू प्लस z की क्यू किसके बराबर आएगा। ये तो छोटे छोटे नंबर है, बड़े बड़े नंबर भी तो दे सकता है, आपको दे सकता है ना बड़े बड़े नंबर, तो आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये याद है तो फटाफट कर लोगे, सीधा 3x y के z के इक्वल रख देना, क्योंकि उनका अगर एडिशन करने पे जीरो आ रहा है तो। ठीक है, ओपन डाउट क्लियरिंग सेशन बिफोर द प्रैक्टिस सेट। अब इसके अंदर आपको सीधी बात है जीरोज़ निकालने, और जीरोज़ निकालने के बाद आपको अल्फ़ा प्लस वाला चेक करना है, अल्फ़ा बीटा सी वाई है। ठीक है, ये चीज़ चेक करनी है आपको। चलते हैं आगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसके जीरो निकालना, सीधा उधर ले जाना है, -3 आ जाएगा इसका। रिमाइंडर x प्लस 1 से डिवाइड करना है तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू -1 इसमें, तो -1 की पावर क्यू करेंगे, -1 प्लस 1 जीरो आ जाएगा। ये फैक्टर करने हैं आपको, सिंपल से मैंने बता दिए खूब अच्छे से, तो ये आपको सब सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ ऐसे, इसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। ये कुछ जो मैंने पढ़ाया उसी का तरीके से लिख के बता दिया है। चलिए, आपका सेशन कंप्लीट हुआ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रह गई है जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है, एक वो एक बार देख लेते हैं। कई बार क्या कहता है कि बोल देगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके सम ऑफ रूट्स हैं, जो सम ऑफ रूट्स तो दे रखे हैं आपका 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है 1। अब आपको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसको तो आप एक बार हटा दोगे तो ये देखोगे इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब मीन्स ऐसे मैं लिख देता हूँ उसमें, कहाँ गया, हाँ, माइनस बी बाई ए मान लो 3 के इक्वल है और सी बाई ए आपका 1 के इक्वल है। इस केस में क्या करते हैं कि आपके पास इक्वेशन 2 हैं, समीकरण 2 हैं, लेकिन वैल्यू 3 निकालनी है आपको, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, सी की, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। 3 इक्वेशन हैं तो 3 वेरिएबल निकलेंगे, और अगर 3 वेरिएबल निकालने 3 इक्वेशन चाहिए हमें, सीधी बात है, लेकिन इक्वेशन 2 है तो क्या करते हैं हम किसी एक वेरिएबल को, इनमें से ज़्यादा आसान होता है, ए को हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, ए को 1 मानने से ये नीचे 1 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आपकी -3 आ जाएगी और सी की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, तो आप ax² प्लस bx प्लस सी में रख के निकाल सकते हैं सीधा। ठीक है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच अपना सपोर्ट देने के लिए। ये मेरा चैनल है,
पहले मैं ऑनलाइन कई प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है, लेकिन मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है तो सब तक पहुंच सके, मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। हाँ, डेली एक नई वीडियो मिलती है आपको क्लास 9th से लेके क्लास 12 तक की क्लासेज आपको मिलेंगी। और सून हम क्वेश्चंस को लेके भी एक क्लास लेके आएंगे और एक्सरसाइज को लेके डिफरेंट बुक्स, मतलब बहुत बड़ा प्लान है मेरा करने का। अभी ये सिर्फ स्टार्टिंग है, आप देखना कुछ ही महीनों में चैनल का कितना कंटेंट मिलेगा आपको। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरी ईमेल आईडी है, कोई आपको हेल्प चाहिए या कुछ पूछना है तो आप इस पर पूछ सकते हैं। ये मेरे चैनल का नाम है योगेश मेहता अकेडमी। तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।